मानव सभ्यता हमेशा से प्रकृति से जुड़ी रही है। हमारे जीवन का हर पहलू, चाहे वह भोजन हो, पानी हो या हवा, सब कुछ प्रकृति से ही आता है। हमारे पूर्वज प्रकृति को माँ का दर्जा देते थे और उसे पूजते थे। वे जानते थे कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। उनका जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलता था। वे नदियों से पानी लेते थे, लेकिन उन्हें प्रदूषित नहीं करते थे। वे जंगलों से लकड़ी लेते थे, लेकिन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। प्राचीन ग्रंथों और वेदों में भी प्रकृति के प्रति आदर और संरक्षण का भाव झलकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी में प्रकृति की महत्ता का वर्णन है। भारतीय संस्कृति में पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और जानवरों को पवित्र माना जाता रहा है। ये केवल धार्मिक आस्था नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी कि इन सभी का संरक्षण आवश्यक है। पीपल, तुलसी, गंगा, यमुना, हिमालय, ये सभी न केवल भौगोलिक पहचान है, बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी हैं। इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ये सम्मान और श्रद्धा ही थी जिसने सदियों तक पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों को जीवित रखा। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। गांवों में आज भी लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, संसाधनों का उपयोग संयम से करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखते हैं। वे जानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण ही उनके भविष्य की कुंजी है। ये विरासत हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता केवल उपभोग का नहीं, बल्कि सह अस्तित्व का है। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं, न कि उसके मालिक। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का विनाश अंततः हमारा ही विनाश है। अगर हम आज नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसे संरक्षित रखना चाहिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बलिदान और संघर्ष से भरा रहा है। यह एक ऐसा इतिहास है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह कहानी केवल पेड़ों और जंगलों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण के प्रति समर्पित कर दिया। राजस्थान के खेजड़ली गांव में 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 363 साथियों के साथ खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये घटना न केवल बिश्नोई समुदाय के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गई। अमृता देवी का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब बात पर्यावरण की हो, तो हमें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण कितना गहरा हो सकता है। ये केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी जिसने आने वाले कई दशकों तक लोगों को प्रेरित किया। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी तरह 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ चिपको आंदोलन, जहां महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिसाल बना। यह आंदोलन केवल पेड़ों की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन भी था जिसने महिलाओं को सशक्त बनाया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और वन संरक्षण कानूनों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुगुणा जी का संदेश स्पष्ट था, धरती हमारी माँ है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उनके नेतृत्व ने न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। खेजड़ली और चिपको आंदोलन सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि हमें प्रेरणा देते हैं कि कैसे आम लोग भी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकते हैं। ये आंदोलन हमें यह सिखाते हैं कि जब हम एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज भी हमें प्रेरित करती हैं। ये संघर्ष आज भी जारी है और हमें इनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के समय में जब पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है, हमें इन आंदोलनों से प्रेरणा लेकर अपने प्रयासों को और भी मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी धरती को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकें। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को अपनाया। इस क्रांति ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदल दिया और आधुनिक तकनीकों का उपयोग शुरू किया। किसानों ने उच्च उपज देने वाले बीज, सिंचाई के नए तरीके और मशीनरी का उपयोग करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा। गेहूं और चावल के खेतों में उत्पादन कई गुना बढ़ गया। लेकिन साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी और जल संसाधनों को नुकसान भी पहुंचाया। इन रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई और जल स्रोत प्रदूषित हो गए। आज भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित देशों में से एक है। वायु प्रदूषण विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या बन गई है। दिल्ली जैसे शहरों में धुंध और प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। तेजी से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। नए उद्योगों और शहरों के विस्तार ने प्राकृतिक संसाधनों की मांग को बढ़ा दिया है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि पहले से ही देखे जा रहे हैं। भारत के कई हिस्सों में बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे कृषि और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई पहल की है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जल जीवन मिशन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इन पहलों का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकें। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें और अधिक जागरूकता और ठोस कदम उठाने होंगे। आज पूरी दुनिया पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। वन्य जीवों का आवास नष्ट होने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है। हमें यह समझना होगा कि यह केवल कुछ देशों या समुदायों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व का संकट है।